हेलो एवरीवन, आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिसमें हम सोल्व करेंगे पीईबी सब इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम आज सोल्व करने वाले हैं 2018 का पेपर। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप थ्योरी बेस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर हमारा क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। उस लिंक के थ्रू आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर नेविगेट का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आपके आगे क्वेश्चन पर, जो है आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरीके से कि द कंडीशन ऑफ द लैंड वेयर द वाटर टेबल इज एट आर नियर द ग्राउंड लेवल एंड बिकम्स डेट्रीमेंटल टू द प्लांट लाइफ। जैसा आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि ग्राउंड लेवल पर, अगर ये है आपका ग्राउंड लेवल, इसके ऊपर अगर आपका पानी आ जाए, इसके ऊपर यदि आपका पानी भरा जाए तो उस कंडीशंस को आप क्या पढ़ते हैं? तो उस कंडीशंस को मैं जल भराव क्षेत्र पढ़ता हूं, या उसी को मैं इंग्लिश में वाटर लॉगिंग एरिया पढ़ता हूं। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन आपका बन जाएगा, जो मेरे प्लांट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, या मेरा प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिस्टेम्पर? डिस्टेम्पर क्या है? तो ये आपका कलरिंग पेंट है, कलर करने के लिए आपका एज अ पेंट है। तो इसमें पूछा है कि डिस्टेम्पर होता क्या है, मीन्स इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं डिस्टेम्पर में। तो डिस्टेम्पर में होता है आपका एज अ पाउडर्ड चाक, पाउडर्ड चाक मीन्स पिसा हुआ आपका चाक पाउडर के फॉर्म में, एंड रहेगा आपका कलर के लिए। कलर मीन्स आपको रेड कलर करना है, ब्लू कलर होना है या येलो होना है, तो उसके लिए होते हैं आपके पास पिगमेंट्स, इनको बोलते हो आप कलरिंग पिगमेंट्स। और इनको डिसॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए आपने किसका यूज किया होगा? पानी का। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है आपका एज अ डिस्टेम्पर। तो इट इज अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर्ड चाक, पिगमेंट्स एंड वाटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग इक्वल डैश इज नोन एज आइसोहाइट्स। किस इक्वल पॉइंट को जोड़ेगी तो उसको आप आइसोहाइट्स पढ़ेंगे, उसको आप क्या पढ़ेंगे? आइसोहाइट्स। तो ये आपका हाइड्रोलॉजी का पार्ट्स हैं। अगर मैं इक्वल रेनफॉल पॉइंट को मैं इक्वल रेनफॉल पॉइंट को जोड़कर एक लाइन बनाता हूं, एक इक्वल रेनफॉल पॉइंट को जोड़कर एक लाइन बनाता हूं, और इसी नंबर ऑफ लाइन को जोड़कर मैं एज अ ग्राफ बनाता हूं, उस ग्राफ को पढ़ता हूं मैं एज अ आइसोहाइट। मीन्स इक्वल रेनफॉल पॉइंट को ऐड करना या जोड़ना आइसोहाइट कहलाता है। तो यहां पर क्या कहलाएगा आपका? रेनफॉल इज नोन एज आइसोहाइट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द टाइप ऑफ शीट्स विच हैज द बोथ एवरराइट बिग साइज एंड एवरराइट स्टैंडर्ड साइज। मतलब जिसमें बड़ी और स्टैंडर्ड दोनों साइज रहती हैं, वो कौन सी प्रकार की शीट में अवेलेबल रहती हैं? मीन्स एसी शीट में, जीआई शीट में, या आपका स्लेट शीट में। तो आपका अवेलेबल रहता है एसी शीट में। एसी मीन्स एस्बेस्टोस सीमेंट शीट में आपका अवेलेबल रहती हैं एवरराइट बिग साइज एंड एवरराइट स्टैंडर्ड साइज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से। क्या पूछा गया है आपसे? फ्लूइड चेंजेस द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। अगर एक्सटर्नल प्रेशर के कारण आपका फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर मैं इस फ्लूइड को बाहर से प्रेशराइज करता हूं तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? चेंज इन वॉल्यूम। तो वो किस कंडीशंस के कारण हो रहा होगा? तो वो होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। किसके कारण होता है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के कारण आपका चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो यहां पर मैं बता सकता हूं कि कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरा 2 टाइप्स का फ्लूइड रहता है। एक होगा आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड
compressible fluid and another one is incompressible fluid. मीन्स ऐसा फ्लूइड जिसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, जिसका प्रेशर के साथ वॉल्यूम चेंज हो जाए, उसको मैं पढ़ता हूँ एज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड, और ऐसा फ्लूइड जिसका प्रेशर के साथ में वॉल्यूम चेंज ना हो उसको पढ़ता हूँ मैं एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। जैसे आपका वाटर एज अ इनकम्प्रेसिव फ्लूइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका द फ्लूइड चेंजेस द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी के कारण आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ पाइप विच कैरीज डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड। वाटर क्लोजेट से जो आपका डिस्चार्ज लेकर आता है उसको मैं कौन सा पाइप पढ़ता हूं या कौन सा पाइप बोलता हूं? तो वाटर क्लोजेट मीन्स आपका हाउस होल्ड से जो डिस्चार्ज कैरी करता है, हाउस होल्ड से जो आपका डिस्चार्ज कैरी कर लाता है, उस पाइप को मैं क्या पढ़ता हूं, ये पूछा गया है आपसे। तो ये है आपका एज अ वाटर क्लोजेट। इस वाटर क्लोजेट से जो आपका पाइप आया है इसी को मैं पढ़ता हूं सॉइल पाइप। जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, उसी को मैं एज अ नाइट सॉइल भी पढ़ता हूं। तो नाइट सॉइल को कैरी करने के लिए जो पाइप प्रोवाइड किया है आपने वही कहलाएगा आपका एज अ सॉइल पाइप। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका कि हाउस होल्ड से डिस्चार्ज जो कैरी करता है वाटर क्लोजेट से, उसको मैं पढ़ता हूँ एज अ सॉइल पाइप। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, गिव एन एग्जाम्पल फॉर फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट। ये IS कोड पर बेस्ड है या रिकमेंडेशंस हैं कि फ्लैकी शेप कौन सा होगा इसमें। तो फ्लैकी शेप है आपका 3/5 हो अगर आपका मीन डायमेंशन से, उन एग्रीगेट्स की मीन डायमेंशन का 3/5 अगर आपका उसकी साइज बता रहा है तो आपका वो कहलाएगा फ्लैकी शेप का एग्रीगेट। तो यहाँ पर फ्लैकी शेप का एग्रीगेट कौन सी प्रकार के मटेरियल से मिलता है वो पूछा गया है आपसे। तो कौन से प्रकार की रॉक से मिलता है? तो वो मिलता है मुझे लेमिनेटेड रॉक से। लेमिनेटेड रॉक से, लेमिनेटेड रॉक मतलब जो लेयर के फॉर्म में हो, ऐसी रॉक जो लेयर के फॉर्म में हो उसको मैं पढ़ता हूँ एज अ लेमिनेटेड रॉक। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि लेमिनेटेड रॉक कौन सी हुई आपकी, एज अ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मीन्स क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक जनरली आपका एज अ लेयर के फॉर्म में होती हैं, और इस लेयर के फॉर्म को आप सेडिमेंट्री, और इस लेयर में रॉक को आप पढ़ते हो एज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो लेमिनेटेड जो रॉक हुई आपकी कौन सी हुई? सेडिमेंटेड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, वाल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी अ लोड ऑफ अबव स्ट्रक्चर इज। ऐसी वाल जो लोड भी कैरी कर रही हैं, उस लोड के वाल को मैं क्या पढ़ता हूं, या उस वाल को मैं क्या कहता हूं? ऐसी वाल जो आपकी लोड भी कैरी कर रही हो उसको आप क्या पढ़ेंगे? ये वाल है आपके पास, इस वाल पर अगर कोई लोड भी आ रहा है और उसको ये बियर कर रही हैं तो उसको मैं पढ़ता हूं एज अ लोड बियरिंग वाल। अगर ये सिर्फ पार्टीशन का काम करती हैं, मतलब 2 कमरे हैं आपके, एक कमरे को आपने डिवाइड कर दिया है बीच में वाल से और सिर्फ उस पर लोड नहीं आ रहा है, तो वो आपके एज अ पार्टीशन वाल कहलाती हैं। बट अगर ऐसी वाल जो लोड को भी बियर करता है तो उसको मैं कहता हूं एज अ लोड बियरिंग वाल। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका एज अ लोड बियरिंग वाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, अ शाफ्ट ऑफ डायामीटर D and length L has been loaded axially. तो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायामीटर टू द ओरिजिनल डायामीटर इज कॉल्ड एज, मीन्स उसको क्या बोलोगे आप? तो इतना तो पता है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है, तो उसको मैं पढ़ता हूँ एज अ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो उसने पूछा है आपसे कि इन चारों स्ट्रेन में से कौन सा स्ट्रेन होगा। तो आप देखिए उसने सिर्फ चेंज इन डायमेंशन बोला है, क्योंकि चेंज इन क्या बोला है उसने? ओरिजिनल डायामीटर टू द ओरिजिनल डायामीटर, चेंज इन डायामीटर टू दी ओरिजिनल डायामीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स आपका 4th ऑप्शन क्रॉस हो सकता है। ओके,
फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर क्रॉस हुआ। बचे हैं आपके पास 3 ऑप्शन, तो वो देखते हैं। यह है आपके पास शाफ्ट जिसका डायामीटर है आपके पास d। तो मैंने एक्सियली पुल किया है, एक्सियली पुल किया है। इसको अगर मैं एक्सियली पुल करता हूँ तो इस प्रकार से इसकी डायमेंशन चेंज होगा। तो इसकी डायमेंशन में इस प्रकार से जो चेंजेस आया, डिफॉर्मेशन हुआ, तो ओरिजिनल डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफॉर्मेशन, इसके कारण होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सा होगा आपका एज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बट इसकी लेंथ में चेंजेस हुआ तो आपका एज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। बट इसने आपके डायमेंशन में बताया है। तो क्या हुआ है आपका, ये लोड लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसके परपेंडिकुलर आपका डायामीटर है, इसमें चेंजेस आया है। मीन्स इसी को मैं पढ़ता हूं एज अ लेटरल डायरेक्शन। तो लेटरल आपका कुछ चेंजेस हुआ है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के कारण। लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के कारण लेटरल डायरेक्शन में चेंजेस आपका क्या देगा, लेटरल स्ट्रेन। तो इसलिए आपका ये कहलाएगा एज अ लेटरल स्ट्रेन। तो आपका ऑप्शन होगा यहां पर लेटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका रिकमेंडेशंस हैं, और रिकमेंडेशन क्या है आपका, द IS 1893/2002 इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कौन से रेजिस्टेंट डिजाइन करने के लिए इसमें से यूज करते हो, मतलब किस प्रकार के लिए, कि फायर रेजिस्टिंग करने के लिए आप IS 1893 यूज करते हो, या टर्मिट मीन्स कीड़े या दीमक को रजिस्टिंग करने के लिए कुछ आपको रिकमेंडेशन दिया है, वो आपको 1893 में दिया गया है, या अर्थक्वेक के लिए दिया गया है, या साइक्लोन या चक्रवात के लिए दिया गया है। तो मुझे पता है सिज्मिक एक्शन को कैलकुलेट करने के लिए या सिज्मिक बिहेवियर एनालाइज करने के लिए मैं यूज करता हूं IS 1893/2002। मीन्स IS 1893/2002 कोड किसके लिए है, अर्थक्वेक स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन पोल्यूट एट द एटमॉस्फेयर बाय एडिंग। अगर आपका कोल बेस्ड, कोल मीन्स कोयला, थर्मल पावर स्टेशन है, मतलब कोयले से चलने वाला आपका थर्मल स्टेशन है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कोल पावर थर्मल स्टेशन से अगर कौन से पोल्यूटेंट्स निकलेंगे, तो कोल है तो कोयले से आपकी राख बनेगी, और राख में आपके एज अ कण रहेंगे, उन्हीं को मैं पढ़ता हूं एज अ टर्बिड पार्टिकल, और उन्हीं टर्बिड पार्टिकल को मैं पढ़ता हूं एज अ पार्टिकुलेट मैटर। और इनकी स्टैंडर्ड साइज फिक्स होती है, सस्पेंशन फॉर्म में रहते हैं। ये किस फॉर्म में रहते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में। ये टर्बिड कोल से आपकी क्या बनेगी, एज अ राख या एश, और उस एश को ही मैं एज अ टर्बिड पार्टिकल होंगे, और उस टर्बिड पार्टिकल से को ही मैं क्या पढ़ता हूं स्टैंडर्ड एज अ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये तो आपका कोल थर्मल पावर से निकलेगा, एक ऑप्शन आपका ये हुआ। दूसरा आपका कोल जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, यहां से क्या निकलेगी आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और थर्मल बेस्ड हैं तो यहां से सल्फर का यूज हुआ होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आपका यहां से निकलेगा। तो चारों कंपाउंड आपके कोल पावर थर्मल स्टेशन से निकलेंगे। तो चारों पोल्यूटेंट आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेंट करेंगे। तो कौन कौन से होंगे आपके, NOx, SO2, SPM एंड CO और कार्बन मोनोऑक्साइड कोल थर्मल पावर स्टेशन से आपके जनरेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इन सम ऑफ मॉडर्न थियोडोलाइट्स द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप हैव एडिटिव कांस्टेंट। अगर आपका मॉडर्न थियोडोलाइट है तो उसमें आप एडिटिव कांस्टेंट कितना रखते हो, तो ये डायरेक्ट आपका रिकमेंडेशन है। क्या है रिकमेंडेशन, कि अगर आपका एडिटिव कांस्टेंट कितना रखते हो, तो एडिटिव कांस्टेंट D इज इक्वल टू रखता हूं मैं एज अ 0, और एक होता है मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और उसको रखता हूं मैं एज अ 100। तो यहां पर मुझे पूछा गया है कि एडिटिव कांस्टेंट कितना रखता हूं, तो एडिटिव कांस्टेंट में 0 रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू खोसला's theory the exit gradient of the surface flow is directly depend upon B/D ratio।
किस पर डिपेंड करेगा आपका? ये B/D रेशियो पर डिपेंड करेगा आपका खोसला's थ्योरीज में एक्सिड ग्रेडियंट। एक्सिड ग्रेडियंट आपका किस पर डिपेंड करेगा? B/D रेशियो। B है आपका विड्थ ऑफ सरफेस फ्लो, कितने तक फ्लो हुआ है या सरफेस में फ्लो हुआ है, कितनी सॉइल तक ये सरफेस फ्लो हुआ है, किसी ड्रेनेज से निकला हुआ आपका जो पानी कितनी सरफेस तक गया है, कितने लेंथ तक गया है, तो ये कहलाएगा आपका B। और कितनी डेप्थ से आया है, मतलब स्ट्रक्चर की डेप्थ रहेगा आपका, ये जैसे आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन के नीचे जो फ्लो हो रहा है, सरफेस फ्लो हुआ, कितनी डेप्थ है, तो इन दोनों का B/D रेशियो पर आपका एक्सिड ग्रेडियंट डिपेंड करेगा। तो 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका डिपेंड्स अपॉन B/D रेशियो। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, जो है आपका RCC में WSM से। क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट इज। मॉड्यूलर रेशियो कॉन्क्रीट और स्टील के बीच में क्या होगा? तो मुझे पता है मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है आपका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। आर जनरली होता है मॉडुलर रेशियो आप दो मटेरियल की इलास्टिसिटी का रेशियो, दो मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो कहलाता है आपका मॉडुलर रेशियो। बट जनरली मैं स्टील और कॉन्क्रीट में यूज करता हूं, इसलिए इसको मैं इस प्रकार से ही पढ़ लेता हूं कि मॉडुलर रेशियो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। एक अनदर फॉर्म इसको कैलकुलेट करके लाए हैं 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। और 3 सिग्मा CBC मीन्स सिग्मा CBC क्या है आपका? कंप्रेसिव बेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट रिप्रेजेंट करता है आपका एज अ सिग्मा CBC। और ये डिपेंड करता है आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। किस पर डिपेंड करता है आपका? ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पर डिपेंड करता है सिग्मा CBC। तो यहां पर होगा आपका 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC इज मॉडुलर रेशियो फॉर बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। इन मिक्स डिजाइन द प्रपोर्शन 1:2:4 रिप्रेजेंट एज। आपसे पूछा गया है 1:2:4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मुझे पता है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म सीमेंट, सेकंड सैंड एंड अनदर वन इज कोर्स एग्रीगेट और ग्रेवल। ये इन तीनों का प्रपोर्शन होता है इनग्रेडिएंट्स का कॉन्क्रीट में। और ये जनरली किसके लिए है आपका? ग्रेडिंग के लिए M15। M10 के लिए पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है 1:3:6 एंड M20 के लिए पूछा जाए तो आप बताएंगे 1:1.5:3 एंड M25 के लिए है आपके पास 1:1:2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके डिज़ाइन मिक्स के जो आप फॉलो कर सकते हैं। मीन्स यदि आपको M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाना है तो मैं 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट अगर कंसिडर करता हूं विद एस्पेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब जो रिकमेंडेड है इसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो, उसका यूज़ करते हुए अगर मैं कॉन्क्रीट बनाता हूं तो मुझे M20 ग्रेड की स्ट्रेंथ मिलेगी। मीन्स 28 डेज के बाद मेरी जो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ आएगी वो 20 न्यूटन पर mm² रहेगी। उसी प्रकार 1:2:4 के लिए ये रहेगा। तो ये क्या बता रहा है? 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 2 पार्ट ऑफ सैंड एंड 4 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट और ग्रेवल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन अ बीम ऑफ विड्थ B एंड डेप्थ D शुड नॉट बी ग्रेटर देन। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका बीम में? मीन्स AST मैक्सिमम। तो AST मैक्सिमम मेरा 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 4%।
4% से ज़्यादा आपका एएसटी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। मीन्स एरिया ऑफ स्टील आपका 4% ऑफ ग्रॉस एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स ये बता रहे हैं आपको 0.04 ऑफ बी हो गया आपका विड्थ एंड कैपिटल डी आपका ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। तो 0.04 ऑफ विड्थ ऑफ बीम इंटू कैपिटल डी मीन्स आपका ओवरऑल डेप्थ। यहाँ पर आपको ओवरऑल डेप्थ कंसिडर करना है, स्मॉल डेप्थ कंसिडर नहीं करना है। स्मॉल डी क्या बता रहे हैं आपको, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम कंसिडर नहीं करना है मुझे, क्या करना है मुझे, ओवरऑल डेप्थ। तो बी इंटू ओवरऑल डेप्थ आपको देगा आपको एएसटी मैक्सिमम, उसका 4%। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, प्लेट लोड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। प्लेट लोड टेस्ट में किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करता हूं, तो इसका यूज करता हूं मैं, ये कोई सोइल स्ट्रक्चर, सोइल है आपका, यहां पर आपने फाउंडेशन दिया है, इसके नीचे सोइल रहेगा, इसी सोइल पर स्ट्रक्चर का लोड P यहां पर आ रहा होगा, इस कॉलम और फुटिंग के थ्रू आपका नीचे की जो सोइल होगा वो बियर करेगा इस P लोड को। तो इस P लोड को बियर करने की कैपेसिटी होना चाहिए इस सोइल में। तो फाउंडेशन या फुटिंग बनाने के पहले इस सोइल की मैंने क्या निकाली होगी, कैपेसिटी। इस सोइल का मैंने कैपेसिटी निकाला होगा कि ये कितना लोड बियर कर पाएगा, या यहाँ कर जो सोइल है आपका वो कितना लोड बियर कर पाएगी। तो ये निकालने के लिए, इस कैपेसिटी को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया होगा और यहाँ पर लोड, ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया होगा। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे मैंने लोड अप्लाई किया होगा और मैंने देखा है कि कब ये लोड, किस लोड पर ये सोइल फेल हो रहा है। जिस लोड, मैक्सिमम लोड पर ये सोइल फेल हो जाए वो मेरा कहलाती है मैक्सिमम कैपेसिटी, या इसी को मैं पढ़ता हूँ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल मीन्स प्लेट लोड टेस्ट से मैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल फाइंड आउट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, वेबस्टर मेथड इज यूज्ड इन। वेबस्टर में डिजाइन मेथड किस में यूज करते हो, तो वेबस्टर डिजाइन मेथड आपको जनरली दिया हुआ है, किस में यूज करते हैं आप, डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल को डिजाइन करने के लिए आप वेबस्टर मेथड एज अ ट्रायल एंड एरर मेथड है, बार बार आपको कुछ कैलकुलेशंस लेना है, अज्यूम करते हुए फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो वेबस्टर डिजाइन मेथड आप यूज करते हो डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, सरफेस टेंशन हैज द यूनिट ऑफ। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं एज अ एसटी से, और इसकी यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका रिप्रेजेंट करता है एज अ सरफेस टेंशन। फ्लूइड की सरफेस, जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है, माइनर सा टेंशन प्रोड्यूस करती है। माइनर सा टेंशन मीन्स अगर स्टील फ्लूइड या लिक्विड, या जनरली मैं मान लेता हूं आपके पास वाटर है, स्टील फ्लूइड है, स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब ठहरा हुआ स्थिर पानी है, तो वहां पर हल्का सा अगर, मतलब माइनर लोड, ज़्यादा लोड को नहीं, आपके लोड को वो रजिस्टर नहीं कर पाएगी लेयर, बट अगर माइनर सा, जैसे एक आपका लीव है या लीफ मतलब पत्ती, पेड़ पौधों की पत्ती हैं, वो अगर पानी की सरफेस पर आपने देखा होगा वो तैरती हैं। क्यों तैरती हैं, क्योंकि ये जो सरफेस है यहाँ पर एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, और उसी टेंशन, मतलब ये फोर्स एक रजिस्ट करता है कि इसको अंदर सिंक नहीं होने देता है, डूबने नहीं देता है, और वही फोर्स है आपका सरफेस टेंशन। तो पर यूनिट लेंथ पर इसको मेजर करता हूँ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इसकी यूनिट होती है। तो सरफेस टेंशन की यूनिट हुई आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन नंबर 20, मैथेमेग्लोबिनेमिया द ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग वाटर कंटेनिंग एक्सेस ऑफ। मतलब जो ब्लू बेबी डिसीज होती हैं, जिसको मैं जनरली मैथेमेग्लोबिनेमिया पढ़ता हूँ,
वो किसके कंटेंट के एक्सेस होने के कारण होती है। वाटर में किसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए होने के कारण मुझे वो बीमारी हो सकती है, ब्लू बेबी डिसीज़। तो वो होता है आपका NO2, या इसी को पढ़ता हूँ मैं एज अ नाइट्रेट। नाइट्रेट का मीन्स नाइट्रोजन का कंटेंट अगर आपके इसमें ज़्यादा हो जाए तो आपको बीमारी हो सकती है, ब्लू बेबी डिसीज़। सॉरी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 21, इफ रेल लेंथ इज 13 मीटर, द स्लीपर डेंसिटी इज m+4, तो हाउ मेनी स्लीपर्स वुड बी रिक्वायर्ड इन 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द ट्रैक। 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ ट्रैक में आपको कितने नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड होंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो ये है मेरा रेल, नंबर ऑफ रेल से कनेक्ट किए होंगे आपने। तो यहां पर आपका 1 किलोमीटर का ट्रैक बना है। नंबर ऑफ रेल को कनेक्ट करने के बाद आपका 1 किलोमीटर का ट्रैक बना है। यहां पर दिया है उसने लेंथ ऑफ रेल आपको लेना है 13 मीटर, और डेंसिटी ऑफ स्लीपर इन 1 रेल लेंथ, मतलब 13 मीटर की रेल लेंथ के लिए उसने डेंसिटी दिया है m+4। ये क्या बता रहा है, m मीन्स लेंथ ऑफ रेल। तो लेंथ ऑफ रेल कितना है आपके पास 13 मीटर, तो 13 + 4 मीन्स 17 नंबर्स ऑफ स्लीपर आपको लगेंगे 13 मीटर की रेल में। तो आपको 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स लग जाएंगे। तो मैं इसको बता देता हूं पहले कि मुझे 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर में कितने नंबर ऑफ रेल लगेगी। 1000 मीटर में मुझे कितनी नंबर ऑफ रेल लगेगा, तो मुझे कितनी नंबर ऑफ रेल लगेगी, अप्रोक्सीमेट 77। कितना लगेगी मुझे, अप्रोक्सीमेट 77 रेल लगेगी एक साइड। ओके, एक साइड, क्योंकि इतनी रेल अगर मुझे 77 यहाँ पर लग रही है, 77 मुझे यहाँ पर लगेगी, मीन्स ये डबल होती हैं। बट इन 2 रेल लेंथ के बीच में एक ही स्लीपर आया होगा। जैसे 2 रेल लेंथ है तो आपने एक स्लीपर कनेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ स्लीपर निकालना है। तो इसको मैं अगर नंबर ऑफ स्लीपर, क्यों 13 मीटर की रेल लेंथ में मुझे 17 लग रहे हैं, तो 77 मैंने कितने 77 रेल बिछाई होगी, तो कितने स्लीपर्स लग जाएंगे मेरे पास। यहाँ पर एक बॉक्स मेरे पास आएगा रिजल्ट ये 1309, तो मीन्स 1309 स्लीपर आपको लगेंगे 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने के लिए स्लीपर। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, इसके आसपास है आपके पास 1308। ओके, इसके अप्रोक्स है ये। तो आपका आंसर रहेगा कि 1308 नंबर ऑफ स्लीपर 1 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाने के लिए आपको लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू अवॉइड लेटरल स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड ऑलवेज बी लेस देन। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आपका किससे लेस देन होना चाहिए। तो ये है आपके पास व्हीकल, इस व्हीकल की ये होती है आपकी विड्थ b, और इसकी सीजी, किसकी सीजी से, सीजी ऑफ व्हीकल से रोड की सरफेस के बीच की जो हाइट होता है वो आपका कहलाता है हाइट ऑफ व्हीकल या h। तो इन दोनों के बीच का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा, लेटरल, मीन्स मैं हॉरिजॉन्टल कर्व पर मूव कर रहा हूं, तो यहां पर स्किडिंग को रजिस्ट करना है। स्किडिंग मीन्स क्या होता है, यहां पर टर्म्स आई हैं आपका स्किडिंग। तो स्किडिंग आपका होता है, ये है आपका व्हीकल का व्हील, तो ये होता है इसका सरकमफरेंशियल मूवमेंट, मीन्स पहिया आपका इस प्रकार से रोटेट होगा, तो आप इस प्रकार से आगे मूव करेंगे, इस प्रकार से। अगर आपका रोटेशनल मूवमेंट, इसको बोलते हो आप रोटेशनल या सरकमफरेंशियल मूवमेंट, अगर आपका सरकमफरेंशियल मूवमेंट लेस देन हो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट से, मीन्स आपका पहिया कम घूम रहा है और आप आगे ज़्यादा चले गए हो, मीन्स आपका इसको क्या बोलते हो, टायर घिस रहा है, तो टायर घिसने को ही आप बोलते हो एज अ स्किडिंग।
तो ये हुआ आगा स्किडिंग। तो इसको रजिस्ट करना है तो क्या होगा, और एक होते हैं आपकी ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग कहाँ पर होगा आपका, ऐसे कर्व पर। इस कर्व पर आपको एक फोर्स इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल करेगा, इसी को बोलता हूँ मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स आपके व्हीकल को इस प्रकार से ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से अगर ये आपका व्हीकल ओवरटर्न हुआ, मीन्स इस प्रकार से ये आपका रोटेट हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर रजिस्ट करना हो तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल जो रेशियो रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो लेस देन होना चाहिए किससे, B/2H एंड स्किडिंग फ्रिक्शन F से। स्किडिंग फ्रिक्शन मीन्स इस पहिए के बीच में जो फ्रिक्शन हो F, उसके रेशियो से आपका ये रेशियो कम होना चाहिए। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आपका B/2H मीन्स इन डायमेंशन का रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होगा तो आपकी स्किडिंग भी नहीं होगा और आपका क्या नहीं होगा, ओवरटर्न नहीं होगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो लेस देन B/2H एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 23, व्हेन बोथ एंड्स ऑफ अ कॉलम आर फिक्स्ड। कॉलम के दोनों एंड आपके पास फिक्स्ड हैं। ये कॉलम है आपके पास, इसके दोनों एंड फिक्स्ड हैं, इसकी लेंथ आपके पास ये L। इफ बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर फिक्स्ड द क्रिपलिंग लोड इज F। तो यहाँ पर क्रिपलिंग लोड या इसी को मैं यूलर्स लोड भी बोलता हूँ, और ये कितना दिया है उसने F, और होता क्या है जनरली 4 टाइम्स ऑफ π² EI अपॉन L²। L है आपके पास लेंथ ऑफ कॉलम, E है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉलम और मटेरियल, जिस मटेरियल से आपका कॉलम बना है, और ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम। कॉलम का क्रॉस सेक्शन मीन्स जैसे कॉलम सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, उस प्रकार से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपके दोनों जॉइंट फिक्स्ड हुए तो आपका होगा कुछ इस प्रकार से क्रिपलिंग लोड। उसने बोला है इफ वन एंड इज फ्री। अब इन दोनों में से अगर मैं एक एंड को इस प्रकार से फ्री कर देता हूं, ये इफेक्टिव लेंथ होता है आपका। तो व्हेन वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री देन वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड विल बी चेंज्ड। तो इस कंडीशन में आपका क्रिपलिंग लोड कितना चेंज हुआ होगा वो आपसे पूछा गया है। तो कितना चेंज हुआ होगा, तो इस कंडीशंस के लिए आपका क्रिपलिंग लोड बनता है π² EI अपॉन 4 टाइम्स ऑफ LE², 4 टाइम्स ऑफ LE²। तो कितना बना है, तो यहां से अगर मैं कुछ इस प्रकार से वैल्यू निकालता हूं, F/4, ये टर्म्स इस प्रकार आ जाएगी यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर बन जाएगा π² EI अपॉन LE²। π² EI अपॉन LE², इसकी वैल्यू है आपके पास F/4। तो इसको मैं अगर यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका बनता है F1 इज इक्वल टू F/4, और एक 4 आपके पास है सही यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हुआ, F/16। तो जो पुराना था, ये आपका जो कॉलम फिक्स्ड था, उस कंडीशन में आपके पास क्रिपलिंग लोड F था, और अगर आपने एक एंड को फ्री कर दिया तब आपका क्रिपलिंग लोड कितना चेंज हुआ है, उस ओरिजिनल फोर्स का 1/16 हुआ है, मीन्स 1/16 हुआ है। तो आंसर होगा आपके पास F/16। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, व्हेन अ ब्रिक is cut into 2 halves longitudinally then one part is called। बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है आपका, ब्रिक सेक्शन से। कौन से सेक्शन से, ब्रिक सेक्शन से है, और उसमें आपसे पूछा गया है, ये कुछ इस प्रकार से आपका ब्रिक है। इस ब्रिक को अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली हाफ कट करता हूं, लॉन्गिट्यूडनली हाफ कट मीन्स इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन आपके ये है और ये आपकी लेटरल डायमेंशन। तो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन को अगर मैं इस प्रकार से हाफ कर देता हूं तो इस कट को मैं क्या पढ़ता हूं, तो इस कट को मैं पढ़ता हूं एज अ क्वीन क्लोजर। इसको क्या पढ़ते हैं आप, क्वीन क्लोजर। तो बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक वाले पोर्शन में आपके सारे कट आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एक दिया है आपको मिटरेड क्लोजर।
तो वो देख लीजिए। मिड-रेट क्लोजर क्या होता है? मिड-रेट क्लोजर आपका कुछ इस प्रकार से होता है, अगर आप दोनों इसका एक एंड कट कर देते हैं तो वह आपका होता है मिड-रेट क्लोजर। और किंग क्लोजर होता है आपका, अगर आप इस हाफ से दोनों के हाफ, मतलब लॉन्गिट्यूडनल हाफ और लेटरल हाफ, दोनों को आप हाफ हाफ कट कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है किंग क्लोजर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25th, जो डायरेक्टली रिकमेंडेड है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का है। और क्वेश्चन क्या है आपके पास? अ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड बॉटम विड्थ इज इन द रेशियो। तो डायरेक्टली मुझे पता है ये रेक्टेंगुलर चैनल है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो आपका d और विड्थ ऑफ चैनल b, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है b इज इक्वल टू d, 2d। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा डेप्थ टू b पूछा है आपको, डेप्थ टू बेड, तो ये रेशियो बन जाएगा आपका 1/2 और 1:2। तो इस प्रकार से आपके 25th क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।